नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां योगी सरकार ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के खास त्योहार से पहले बहनों की सुरक्षित यात्रा अब होगी, जहां रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम को निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में अब अतिरिक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा बसेस हैं वो अब चलती हुई नजर आएगी, ताकि रक्षाबंधन के पावन त्योहार में किसी भी तरह की खलल या फिर कोई किसी भी बहन को, प्रदेश की बेटी को कोई बड़ी परेशानी ना हो जब वो अपने भाई के पास उसकी कलाई पर राखी बांधने के लिए जा रही हो। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह के बड़ा फैसला अमूमन तौर पर हर साल रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिया जाता है, तो योगी सरकार का बहनों को ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले जहां रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षित यात्रा को लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रक्षाबंधन के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा बसेस का संचालन किया जाए, यानी कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएं, ताकि जब एक्स्ट्रा बसेस चलेंगी तो उस दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा सहूलियत मिलेगी अगर वो अपने भाई के घर या फिर दूर दराज कहीं और जा रहे हैं। हालांकि योगी सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय पर रक्षाबंधन के इस खास पर्व को लेकर एक और तोहफा यह भी दिया जा सकता है कि ट्रैवल जो होगा वो फ्री कर दिया जाएगा। कोई भी यात्रा यहां पर जो होगी बहनों की, बेटियों की, महिलाओं की, तो उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अमूमन तौर पर ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये योगी सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है रक्षाबंधन के त्योहार से पहले। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें 28 अगस्त को पूरे देश भर में रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर बहनें अपनी यात्रा को सुरक्षित, सरल, सुगम तरीके से कर सके, अपने भाइयों के पास जब वो जाएं उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए और उस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए, तो बहनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ट्रैवल करने के दौरान बहनों को कोई भी ऐसी असमंजस की दिक्कत ना होने पाए, उसको लेकर विशेष लगातार यहाँ पर सावधानी और निर्देश आला अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। अब इसी के चलते परिवहन विभाग को निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि रक्षाबंधन से पहले जितना जल्दी हो सके एक्स्ट्रा बसों का संचालन किया जाए, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं, आपको बता दें कि जो शादीशुदा हैं वो अपने मायके जाएंगी, अपने भाई के घर जाएंगी, तो ऐसे में महिलाओं को धक्के खाकर ना जाना पड़े और ऐसे में बसों का इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि लेट लतीफी होगी तो जो शुभ मुहूर्त है वो भी यहां पर निकल जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, राम मंदिर सीईओ की रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं। 16 उम्मीदवारों का 1-to-1 इंटरव्यू, जहां सीईओ पर जल्द तय होगा नाम। इंटरव्यू के बाद 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एक नाम तय करेगा राम मंदिर ट्रस्ट। आपको बताते चले 2 सितंबर को ट्रस्ट बैठक में बड़ा ऐलान कर सकता है। तो बड़ी खबर, क्योंकि 3800 से ज्यादा नाम यहां पर सामने आए थे, जहां पर जिनका इंटरव्यू लिया गया और इस प्रक्रिया को यहां पर पूरा करने का प्रयास किया गया, जिसमें से 16 से 18 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। अब उन 16-18 नामों का जो पैनल है वो आपको बता दें कि उनको लेकर अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब उनका इंटरव्यू होगा, उसमें से 3 लोगों का चयन होगा और जिन 3 नामों का चयन होना है उनको आगे भेजा जाएगा। फिर मंदिर समिति की तरफ से उनका एक और इंटरव्यू लिया जाएगा उन 3 नाम में से, जो एक नाम तय किया जाएगा, जिस पर एक नाम पर जिस पर मुहर लगेगी वो ही राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ यहां पर होगा। अब इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता यहां पर लगी रहे, किसी भी तरह से राम मंदिर में कोई अव्यवस्था न रहे। जो अभी हाल फिलहाल में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, जिसने बहुत से भक्तों को, श्रद्धालुओं की आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया, जिसको लेकर हालांकि कानूनी तौर पर कार्रवाई चल रही है, उस तरह की तस्वीरों की पुनरावृत्ति ना होने पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब 2 सितंबर को ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है 2 सितंबर को उस एक नाम को लेकर, उस सीईओ के नाम को लेकर यहां पर फिलहाल ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंटरव्यू लगातार लिए जा रहे हैं। 18 नाम यहां पर सामने आए हैं, क्योंकि 3000 से ज्यादा जो यहां पर इस रेस में लोग देखने को मिल रहे थे सीईओ की, उनमें से 18 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। अब उन 18 में से भी 3 को चयन किया जाएगा और इंटरव्यू लगातार जारी है। उन 18 लोगों के लगातार यहां पर साक्षात्कार किए जा रहे हैं। अब इंटरव्यू के बाद जब 3 नाम शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन 3 नामों का जो पैनल है वो आगे भेजा जाएगा मंदिर समिति को, और उन 3 नामों में से भी एक नाम तय होना है राम मंदिर सीईओ के लिए। और ऐसे में इस प्रक्रिया को लगातार यहां पर शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की लेट लतीफी ना होने पाए।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दे दिया गया था। उसके बाद से कई बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं और लगातार मांग की जा रही है कि सीईओ होना चाहिए। अगर सीईओ होगा तो निश्चित तौर पर निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी और जो चढ़ावा चोरी का मामला है उस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। और एकमात्र वही वजह जिसकी वजह से लगातार इंटरव्यू की प्रक्रिया मंदिर समिति की तरफ से जारी है। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो 18 नाम अभी फिलहाल लगातार सामने आ रहे हैं, उन 18 नामों में से वो 3 नाम सीईओ के तौर पर कौन होते हैं, जिन 3 नामों को आगे भेजा जाएगा। जो वो 3 नाम आगे भेजे जाएंगे उसमें एक नाम फिर यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा जिस पर वो काबिलियत होगी सीईओ के तौर पर वो भूमिका यहां पर निभा सके। अब ऐसे में लगातार इसको लेकर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए हैं, लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण यही है कि फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिल पाती है। प्रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, देखिए बहुत जल्दी अब सीईओ के नाम का भी ऐलान हो सकता है। 2 सितंबर को मंदिर समिति की बड़ी बैठक है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी? कि लगभग 5300 लोगों ने आवेदन किया था और उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार इंटरव्यू चल रहा है और उस इंटरव्यू के दौरान 18 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में जिस तरीके से जो है अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के में एक इंटरव्यू के लिए जो माध्यम बनाया गया है कि वो पहली बात तो वो सनातन प्रेमी होना चाहिए, सनातन धर्म के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए और धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जब वो वहां पर रहेंगे तो चूंकि अध्यात्म से जब जुड़े रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को समझेंगे, आस्था को समझेंगे और उसको लेकर के जिस तरीके से इंटरव्यू की समिति के जो अध्यक्ष है पूर्व न्यायमूर्ति हैं प्रमोद कोहली कर रहे हैं और जो चर्चा में नाम हो राजेश पांडे का नाम कहीं ना कहीं चर्चा में चल रहा है, जो कि पूर्व आईपीएस हैं राजेश पांडे और लखनऊ सहित तमाम अयोध्या में भी अपनी वो सेवाएं दे चुके हैं। तो इस तरीके से दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या को लेकर के जिस तरीके से चंदा चोरी का चढ़ावा का प्रकरण सामने आया और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, तमाम एसआईटी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, उसको लेकर के इंटरव्यू में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती जा रही, किसी भी प्रकार से कोई सीईओ की नियुक्ति पे भी किसी भी प्रकार का कोई आरोप ना लगने पाए। चूंकि आस्था की नगरी, धर्म की नगरी अयोध्या कहा जाता है, जहाँ पर सनातन प्रेमी वहां पर जुटते हैं, पूरा संगम होता है, सरजू है, सरजू की आरती होती है, राम जन्मभूमि का इतना प्रकरण के बाद, इतने तमाम लंबे विवाद के बाद जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर बना और उसके बाद ये चंदा चोरी का प्रकरण निकल करके आया, उससे कहीं ना कहीं अयोध्या और अयोध्यावासी सहित जो सनातन प्रेमी है वो काफी आहत हैं। तो ऐसे में सीईओ की नियुक्ति को लेकर के बहुत ही पारदर्शिता तरीके से लगातार 18 लोगों को इंटरव्यू दिया गया। उसके बाद में अब 3 लोगों के बाद 3 लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया उसमें 1 लोगों को कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मानी जा रही है जो टीम में है, जिस तरीके से लोग लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटरव्यू करने के बाद में उनकी बैकग्राउंड को चेक कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अपनी तैनाती के दौरान अपने जो है जब वो वहाँ पर तैनात रहे हैं, अपनी नौकरी सेवाओं में तैनात रहे हैं, तब भी किसी भी प्रकार से कोई आरोप उनके ऊपर तो नहीं लगा है, किसी भी प्रकार से कोई उनका किसी भ्रष्टाचार में नाम तो नहीं आया है। क्योंकि योगेश्वर राम मिश्रा जो है वो भी पूर्व में अयोध्या में रह चुके हैं और उनकी पूर्व में पोस्टिंग भी रह चुकी है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जो है योगेश्वर राम मिश्रा, राजेश पांडे और सबसे बड़ा जो विकल्प है वो तो यही कि वो सनातन प्रेमी होना चाहिए, तभी वो सीईओ पद की भूमिका यहाँ पर बेहतर तरीके से निभा पाएगा। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रणवीर, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, योगी सरकार में युवाओं को अब रोजगार का एक और अवसर मिलने जा रहा है। 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन है। सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम घोषित, जहां लेखा परीक्षा मुख्य परीक्षा का परिणाम का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें यूपी SSSC ने जारी की है चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जहां कई श्रेणियों की कट ऑफ भी वेबसाइट पर अपलोड है। सहायक लेखाकार के 668 सामान्य पदों पर 570 चयनित, 950 विशेष चयन पदों पर 866 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। लेखा परीक्षक के 209 सामान्य पदों पर 206 चयनित हुए हैं। तो वही आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी है। कट ऑफ की जो वेबसाइट है उस पर पूरी सूची को अपलोड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां 950 विशेष चयन पदों पर 866 अभ्यर्थी चयनित हैं। लेखा परीक्षक के 209 सामान्य पदों पर 206 यहां पर चयनित किए गए हैं अभ्यर्थियों को। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची और पूरा जो लिस्ट है वो जारी
जारी कर दी है। इसके साथ ही योगी सरकार में युवाओं को रोजगार का एक और बहुत बड़ा अवसर यहां पर दिया गया है। 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, साथ ही सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम का ऐलान। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इसको लेकर अब लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का परिणाम का भी घोषणा यहां पर कर दी गई है। ऐसे में यूपी SSSC ने जारी की है चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर कट ऑफ भी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई। कई श्रेणियों की कट ऑफ भी वेबसाइट पर अपलोड है। सहायक लेखाकार के 668 सामान्य पदों पर 570 चयनित हैं, वहीं 950 विशेष चयन पदों पर 866 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। लेखा परीक्षक के 209 सामान्य पदों पर 206 चयनित। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। कट ऑफ की जो वेबसाइट है उस पर पूरी सूची अपलोड है। साथ ही बड़ी खबर एक और मिल रही है, जहां बैकुंठ धाम ब्रिज पर नवंबर से वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। 330 मीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का 85% काम पूरा हो चुका है। एलजी उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार ने निरीक्षण किया। नवंबर तक ब्रिज पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निशांतगंज से डालीबाग हजरतगंज का सफर अब और आसान होगा। 1090 चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव देखने को मिलेगा, जो कि अब कम रहेगा। अब बैकुंठ धाम से क्रिकेट स्टेडियम तक फ्लाईओवर बनेगा, जहां 293 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण है। तो ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि बैकुंठ धाम को लेकर लगातार यहां पर मंथन किया जा रहा था। क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी जिक्र किया जा रहा है। जहां पर पृथ्वीश कुमार की तरफ से निरीक्षण किया गया। बैकुंठ धाम ब्रिज पर नवंबर से अब वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे, जहां पर 330 मीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का 85% का जो काम है वो फिलहाल पूरा हो चुका है। अब एलडीए मौके पर पहुंचे। एलडीए जो उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया कि काम किस तरह से चल रहा है। अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो देखने को नहीं मिल रही है। नवंबर तक ब्रिज पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही निशांतगंज से डालीबाग हजरतगंज का सफर अब और भी बेहतर और आसान होता हुआ नजर आएगा। वहीं 1090 चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव अब कम हो जाएगा, जब इस ब्रिज का यहां पर पूरी तरह से उद्घाटन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित होगा। अब ऐसे में बैकुंठ धाम से क्रिकेट स्टेडियम तक बनेगा फ्लाईओवर। तो लगातार ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि देखिए डालीबाग हजरतगंज का जो सफर है वो और आसान होगा, क्योंकि एलडीए उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार की तरफ से लगातार मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल नवंबर तक काम पूरा हो जाए, इस बात के निर्देश है। फिर आगे की प्रक्रिया? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर जो ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें बैकुंठ धाम का जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, क्योंकि जिस तरीके से हजरतगंज का जो लोड है, चाहे हजरतगंज हो, राजभवन हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, इस तरह से जो लोग जानकीपुरम की साइड आते हैं, टेढ़ीपुरिया दिल्ली की तरफ जाते हैं, सीतापुर रोड की तरफ जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो बैकुंठ धाम का ब्रिज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये चालू हो जाएगा तो उससे किसी को जो है दस्तंबे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, फन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तमाम ऐसे जो लोग हैं वो सीधे ही इस ब्रिज का इस्तेमाल करके और वो अपना सीतापुर रोड की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 330 मीटर का जो लंबा 6 लेन का ब्रिज है, इसका लगातार अंतिम चरण में 85% काम इसका हो चुका है। समता मूलक से लेकर के दस्तंबे तक के जो लोग हैं वो अब उधर नहीं जाएंगे और ये सीधे बैकुंठ धाम से होकर के ये सीधे खुर्रम नगर की तरफ बढ़ते हुए सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर का ये जो निर्माण कार्य है, ये प्रेरणा स्थल जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, उस प्रेरणा स्थल से लेकर के ये मेडिकल कॉलेज और उसके बाद 1090 के बाद जो डीजी ऑफिस है, शहीद पथ होते हुए किसान और फिर आउटर रिंग रोड तक जोड़ रहे हैं। ये लगभग जो है 24 किलोमीटर का पूरा ये ग्रीन कॉरिडोर माना जा रहा है, जिससे चौथे फेज का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है, अंतिम स्तर पर है। ऐसे में अगर ये फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा तो लखनऊ के अंदर जो लगने वाला जाम है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी और लोगों को लगभग 5 किलोमीटर से कम का जो राउंड है वो कम हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि गोमती के ऊपर
ये पुल बनेगा और ये कहीं ना कहीं बैकुंठ धाम से लेकर के ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और ये बहुत ही उपयोगी पुल माना जा रहा है। इसका जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार लगातार इसका निरीक्षण किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2.5 किलोमीटर के इस तस्तब्बे से लेकर के जो 1.5 किलोमीटर तक लंबा फ्लाईओवर बनेगा, वो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट स्टेडियम है गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के 4 लेन का फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाना है। उसमें 293 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। और अगर ये फ्लाईओवर चालू होने के बाद ये दूसरा फ्लाईओवर अगर बन गया तो कहीं ना कहीं लखनऊ के अंदर एक जो फ्लाईओवर का जाल है, जो लोग जाम लगता है, उस जाम से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लोग लखनऊ के बाहर और लखनऊ के अंदर आकर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में किसी भी प्रकार से उनको लोकल ट्रैफिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और वो अपने आसानी से अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने इसका निरीक्षण किया। उनके साथ में जो मुख्य अभियंता थे मानवीय सिंह वो मौजूद थे, चाची अभियंता अजीत कुमार थे। रणवीर, आने वाले समय में सीधे तौर पर ये कहना आसान होगा कि अब आने वाले समय पर जो ट्रैफिक है उससे निजात लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए शुक्रिया आपका। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। गोसाईगंज में एलटीए ने 3 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग, जहां मंगुआ में जंग बहादुर समेत अन्य की प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई। अवैध प्लॉटिंग में बनाई गई सड़कें, अन्य निर्माण भी ध्वस्त किया गया। जहां अलीगंज, मणियाव और सैरपुर में एलटीए का ये बड़ा अभियान है। अब नियमों के विपरीत किए जा रहे 5 अवैध निर्माण सील, जहां डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा समेत अन्य के अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर, जो प्रशासनिक अमले का एक बार फिर से पीला पंजा अवैध प्लॉटिंग पर चलता हुआ नजर आया। अवैध प्लॉटिंग पर सड़कें बनाई गई थी, अन्य कई चीजों का निर्माण किया गया था। अलीगंज, मणियाव और सैरपुर में एलडीए का ये बड़ा अभियान रहा और इसके साथ ही प्रशासनिक अमला अब बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा, जहां पर लगातार अवैध प्लॉटिंग को, जो 15 बीघा क्षेत्रफल में फैली हुई है, उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर जो है, एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई। गोसाईगंज में एलडीए ने 3 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर से प्रहार किया है। अवैध प्लॉटिंग में कई सड़कें बनाई गई थी, अन्य निर्माण भी किए गए थे, जिसको फिलहाल एलडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। बड़ी खबर, जहां 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। जो आसपास के मेट्रो के स्टेशन हैं वो भी फिलहाल बंद रहेंगे। लाल किले की ओर जाने वाले रास्तों को भी फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि जब फुल ड्रेस रिहर्सल होगी तो उसमें एक मॉक ड्रिल की जाएगी तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से कि अगर कोई बड़ा यहां पर अटैक होता है, कोई ऐसी बड़ी आपदा, कोई बड़ा ऐसा हमला भी हो जाता है, चाहे वो आतंकी ही क्यों ना हो, उससे कैसे निपटा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और इस रिहर्सल के माध्यम से बाकायदा लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि लोग अपने आप को भी कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैनात है, कहीं भी कोई चूक लापरवाही नहीं होगी। इस चीज को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है। लोगों के लिए लगातार गाइडलाइन यहां पर जारी की जा रही है, लेकिन अब बारी फुल ड्रेस रिहर्सल की है। और उससे पहले ये जो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं लाल किले की, जहां लाल किले के पास आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो वहां पर कैडेट्स हैं, तमाम जो सेना के वीर जवान हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल वो यहां पर करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर कोई भी लापरवाही ना होने पाए, 15 अगस्त को लेकर किसी भी तरह से कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आने पाए, उसको लेकर लगातार विशेष तैयारी की जा रही है। और उसी में आपको बता दें कि ये फुल ड्रेस रिहर्सल की आज तैयारी सुबह 4 बजे से 10 बजे तक फिलहाल पूरे क्षेत्र के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही रांची का जिक्र करते हैं, जो आज छात्रों के धरने का 20वां दिन है। लगातार जारी है छात्रों का धरना प्रदर्शन। बड़ी खबर, छात्रों ने इस दौरान विरोध मार्च निकाला, जहां फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया। तो बड़ी खबर, छात्रों की मांग लगातार वहीं पर बनी हुई है और ऐसे में छात्रों का कहना है कि अभी कुछ भी यहां पर मसले का हल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लगातार जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही छात्रों ने जो पैदल मार्च निकाला, जहां कई किलोमीटर तक ये पैदल मार्च फ्लैश लाइट ऑन करते हुए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन की गई थी,
जिसके तहत अपनी नाराजगी को एक बार फिर से दर्ज कराया, क्योंकि पिछले कुछ रातों से लगातार पुलिस की तरफ से लगातार डंडे बरसाए जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब छात्रों का ये कहना कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं काम, और ऐसे में ये जो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन, झारखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही, किसी भी तरह की कोई ऐसी अनियमितता ना देखने को मिल पाया, उसका विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन छात्रों की तरफ से कई किलोमीटर तक फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया, अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की गई और नाराजगी जताई गई, और इस दौरान कई आम जनमानस के जो लोग हैं उनका समर्थन भी मिलता हुआ नजर आया। कुछ लोगों ने ये वीडियो अपने फोन पर कैप्चर किया, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, बकायदा इस बात की जानकारी देते हुए कि फिलहाल जो रांची में आंदोलनकारी छात्र अभी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो किस तरह से यहाँ पर अपनी जो स्टैंड है उसको क्लियर कर रहे हैं या आगे की रणनीति कैसे अपना रहे हैं। तो झारखंड सरकार की तरफ से अभी तक बात नहीं की गई है, हालांकि 3 दफा की बात बेनतीजा रही, लेकिन अब आंदोलनकारी छात्रों का कहना कि हमारी सीधे जो बात होगी वो अब हेमंत सोरेन से होगी। साथ ही बिजनौर के चांदपुर नगर में बीजेपी की ओर से हर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा संदेश को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शक्ति भारद्वाज मित्तल के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 120 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। भारत माता की जय और हिंदुस्तान की जय के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। यात्रा सरगम टॉकीज से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम अपने भारत के लिए गौरवान्वित महसूस करें और हम एक साथ एकत्र होकर तिरंगे को नमन करते हुए हम एक साथ भारी मात्रा में बाहर निकले, ताकि हम अपने राष्ट्र के गौरव को और बढ़ा सकें। तो ये तिरंगा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ पर समापन होगा इसका? ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत ये यात्रा सरगम से शुरू होगी, सरगम से लड़ना से। हालांकि जो हमने अपने लोगों को बुलाया है तो उनके सूक्ष्म जलपान के लिए हम लोग यहाँ अरविंद फिलिंग स्टेशन पर एकत्र हुए हैं और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे और सरगम। साथ ही झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति मच गई, जहां आड़त की दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे व्यापारी प्रशांत गुप्ता पर बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली कमर में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर लहूलुहान गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और बदमाशों की पहचान और मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सरोज हॉस्पिटल के बीच में कोई पीछे से 3 लोग आए, तो उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, आगे बढ़ा तो उनने गोली मार दी उसे पीछे। तो वो सरोज हॉस्पिटल पे उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के उसने सब हम लोगों को फोन किया, हमें किया और उसने अपने छोटे भाई को, हमारे छोटे भतीजे को किया, हमारे छोटे और भाई को किया फोन, सबको फोन किया। तो हमारे उधर भोजला मंडी में हमारा नौकर था, वो पहले पहुंचेगा, तो वो उधर से मेडिकल ले गया, मेडिकल से फिर हम लोग पीताम्बरा हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट किया। 8/2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राइवेट अस्पताल में एक व्यक्ति स्वयं जाकर एडमिट हुए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर घायल किया। इस सूचना पर तत्काल थाना सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति जो वहां पर एडमिट हुए हैं, इनका नाम प्रशांत गुप्ता, निवासी थाना क्षेत्र कोतवाली है और ये स्वयं ही चलकर संबंधित अस्पताल में पहुंचे थे तथा वहां इनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनको गोली मारकर घायल किया है। ये वर्तमान में इस अस्पताल में उपचाराधीन है। कमर पर गोली लगना ज्ञात हुआ है और डॉक्टर से बात की गई है, उनकी स्थिति स्थिर है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।